नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय शब्द पर चर्चा करेंगे। पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो आइए परिभाषा पर विचार करते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाते हैं। अर्थात जो भी शब्द क्रिया की विशेषता बताएगा वह क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कहलाएगा। वास्तव में जैसे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, ठीक उसी प्रकार क्रिया विशेषण जो है वह क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। अब इसे एक हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि राम धीरे 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 लिखता है। कैसे लिखता है? धीरे धीरे लिखता है। तो राम के लिखने की क्या विशेषता है कि वह धीरे धीरे लिखता है। एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि राज तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो राज दौड़ तो रहा है, दौड़ने की वो क्रिया कर रहा है, लेकिन उसके दौड़ने में क्या विशेषता है कि वो तेज गति से दौड़ता है। आगे हम क्रिया विशेषण के भेदों पर चर्चा करते हैं। आइए, तो क्रिया विशेषण के भेद कितने प्रकार के हैं? 3 आधार पर इसके भेद किए जा सकते हैं। क्रिया विशेषण का जो भेद है उसे हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं। पहला है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, दूसरा है रूप के आधार पर और तीसरा है अर्थ के आधार पर। 3 आधारों पर हम क्रिया विशेषण के भेद कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक पर हम चर्चा करते हैं। पहले आधार को देखते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। अब साधारण क्रिया विशेषण क्या है, इसे हम समझते हैं। आइए देखते हैं इसे। साधारण क्रिया विशेषण, तो ये क्या है? साधारण क्रिया विशेषण जो है, जो शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, वो साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रयुक्त मतलब लगकर, इसको ध्यान में रखना है। प्रयुक्त शब्द का अर्थ है लगकर। वाक्य में जब लगते हैं कौन से शब्द? स्वतंत्र रूप से। जब शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से लगता है और आगे लगता है किसके? क्रिया के, और विशेषता बतलाने का काम कर रहा है, तो वो साधारण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ सकते हैं कि राम कल कहाँ गया था? आप कहाँ रहते हैं? तो राम कल कहाँ गया था, ये स्वतंत्र रूप से बता रहा है ये शब्द कि राम कल कहीं गया था, ठीक है, लेकिन कहाँ गया था? तो कल कहाँ गया था, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये साधारण क्रिया विशेषण के उदाहरण है, क्योंकि ये वाक्य में स्वतंत्र रूप से लगे हैं, स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग हुआ है। अब आगे जो दूसरा भेद है संयोजक क्रिया विशेषण, उसे हम समझते हैं। तो जो शब्द उपवाक्य से संबंध रखते हुए क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। संयोजक ये जोड़ने का काम करते हैं, 2 वाक्य में, एक वाक्य और एक उपवाक्य को जोड़ने का यहाँ कार्य हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है? जोड़ने का कार्य हो रहा है। तो जो शब्द उपवाक्य से संबंध रखते हुए क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, संयोजक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इसे एक हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। तो जहां तुम बैठे हो वहां कभी राम बैठा करता था। जहां आज तुम बैठे हो, जहां तुम बैठे हो वहां कभी राम बैठा करता था। तो जहां
और वहां, ये दो शब्द क्या कर रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से नहीं आए हैं वाक्य में। जहां और वहां जो है यहाँ संबंध रख रहे हैं, किससे, उपवाक्य से संबंध रखते हुए क्रिया की विशेषता, बैठने की जो क्रिया है, बैठने की जो क्रिया है उसकी विशेषता ये शब्द बता रहे हैं। जहां तुम बैठे हो वहां कभी राम बैठा करता था। तो ये शब्द जो है क्रिया विशेषण तो है, लेकिन स्वतंत्र रूप से वाक्य में नहीं आए हैं, ये संबंध रख रहे हैं, किससे, उपवाक्य से, रखते हुए क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक विषय समझ में आ गया होगा। अब हम जो दूसरा आधार है कि रूप के आधार पर, किसके आधार पर, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद, इन पर अब हम चर्चा करेंगे। तो क्या है, इस आधार पर तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। तो आइए इस पर बारी बारी से चर्चा हम करते हैं। अब देखिए मूल क्रिया विशेषण क्या है, इसे हम देखते हैं। क्या है मूल क्रिया विशेषण, तो मूल क्रिया विशेषण ऐसे शब्द जो किसी अन्य शब्द से नहीं बनकर स्वतंत्र रूप से बने हो, वह मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मूल क्रिया विशेषण क्या है, जो स्वतंत्र रूप से बने हैं, किसी अन्य शब्द से बनकर नहीं आए हैं, वो स्वतंत्र रूप से ही बने होते, वो मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम दूर रहता है, कहाँ रहता है, दूर रहता है, राम दूर रहता है। वह फिर लौट गया, क्या है, फिर लौट गया। तो ये जो शब्द है दूर, फिर, ये मूल क्रिया विशेषण है, किसी अन्य शब्द से नहीं बने हुए, स्वतंत्र रूप से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण किसी अन्य शब्द में प्रत्यय या पद के जोड़ने से बनने वाले शब्द यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे दिन भर, घर घर, प्रतिदिन, धीरे धीरे। तो आप देख ही रहे हैं कि ये जुड़कर ही बने हैं, दिन भर, घर घर, प्रतिदिन, धीरे धीरे। तो यौगिक क्रिया विशेषण क्या है, मूल क्रिया विशेषण के विपरीत कार्य करते हैं, उसके विलोम के रूप में कार्य करते हैं, कि यहाँ क्या है, स्वतंत्र रूप से शब्द नहीं बने होते, ये प्रत्यय या पद के जोड़ने से बनते हैं। ठीक है, तो ये यौगिक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। आगे तीसरा जो भेद है, स्थानीय क्रिया विशेषण, इसको देखते हैं। जो शब्द बिना किसी रूपांतरण के स्थान विशेष पर प्रयुक्त होते हैं, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें कोई भी रूपांतरण नहीं होता है। जैसे राम मुझे क्या मारेगा, कोई रूपांतरण नहीं है, स्थान विशेष पर बस प्रयुक्त हुए हैं, क्रिया के पहले इनका प्रयोग हुआ है, स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं, इसको देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए विस्तार से इन पर चर्चा करते हैं। स्थानवाचक, पहला जो भेद है उसे देखते हैं। स्थानवाचक, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान का पता चले, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया कहाँ हो रही है, इस विशेषता का पता चले। जैसे राम भीतर गया, राम भीतर गया, कहाँ गया राम, तो भीतर गया। जब हम क्रिया के साथ कहाँ जोड़कर प्रश्न करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद है बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब दूसरे उदाहरण से इसको समझते हैं। तुम ऊपर मत जाओ,
यहां पर भी हम क्रिया के साथ कहां से प्रश्न करेंगे, कहां मत जाओ, ऊपर मत जाओ। तो यह है स्थानवाचक, क्रिया कहाँ हो रही है, इस विशेषता का जब पता चले तो यह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे बढ़ते हैं, अर्थ के आधार पे जो दूसरा भेद है उसको भी समझेंगे, लेकिन पहले हम स्थानवाचक के 3 उपभेद है इसको भी जान लेते हैं, क्योंकि जब तक हम व्याकरण को विस्तार से नहीं समझेंगे तब तक हमें विषय अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि व्याकरण पढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो स्थानवाचक जो विशेषण है, क्रिया विशेषण है, उसके 3 भेद है। कौन कौन से, स्थिति बोधक, दिशा बोधक और तीसरा है विस्तार बोधक। जो क्रिया विशेषण शब्द इसके अंतर्गत आते हैं उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। स्थिति बोधक में क्या क्या आ जाएंगे, ये सभी स्थानवाचक के उपभेद है, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ, वहां, जहां, तहां, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, पास, निकट आदि, ये सभी स्थिति बोधक के उदाहरण हैं। दूसरा है दिशा बोधक, इनसे दिशा का पता चलता है, इधर उधर, दूर, अलग, चारों ओर, ये सभी दिशा बोधक है। और तीसरा है विस्तार बोधक, मतलब क्रिया जो हो रही है कहां से कहां तक हो रही है, विस्तार कहां तक है क्रिया का, ये हम जानते हैं इसी उपभेद में। क्या है, विस्तार बोधक में यहां से वहां तक, ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण तक, तो ये सभी क्या है, पूरब से पश्चिम तक, ये सभी उदाहरण विस्तार बोधक के हैं। तो अर्थ के आधार पर जो पहला भेद है स्थानवाचक, इसे हमने अच्छे से समझ लिया। अब जो दूसरा भेद है क्या है, कालवाचक, इस पर विचार करते हैं। तो आइए इसे देखते हैं। तो कालवाचक क्या है, कालवाचक में देखिए, समझना बहुत ही जरूरी है इसे, ठीक है। तो आइए कालवाचक को हम समझते हैं। क्या है कालवाचक, देखिए, देखिए, जिस क्रिया विशेषण से, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता लगे, ठीक है, किसका पता चले, क्रिया के होने के समय का पता चले, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि समय का पता चलता है कि क्रिया कब हो रही है। तो इसे समझने का या वाक्य में कहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण है, इसे पता लगाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जब हम क्रिया के साथ कब से प्रश्न करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कालवाचक क्रिया विशेषण वाक्य में प्रयुक्त हुआ है या नहीं। देखिए, उदाहरण से इसे समझते हैं। जैसे राज अभी आया है, राज आया है, राज कब आया है, कब आया है, अभी आया है। तो अभी जो है ये कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। राम कल आएगा, कब आएगा, कल आएगा, कब से जब हम प्रश्न करेंगे तो इसके उत्तर मिल जाएंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण है या नहीं। अब देखिए, इनके भी 3 उपभेद है। पहला है समय बोधक, दूसरा है अवधि बोधक, तीसरा है पौनः। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। किसका पता चले, होने के समय का, कि क्रिया कब हो रही है, जब इसका पता चलता है तब उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राज अभी आया है, राज कब आया है, अभी आया है, तो
कब से जब हम प्रश्न करेंगे, क्रिया के साथ कब से प्रश्न करेंगे, तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। राज आया है, कब आया है? अभी आया है। राम कल आएगा, कब आएगा? कल आएगा। तो ये सभी कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। इसके भी 3 उपभेद होते हैं। पहला है समय, पहला क्या है? समय बोधक, दूसरा है अवधि बोधक और तीसरा है पौनः पुण्यवाचक। ये तीनों इसके उपभेद हैं और इन तीनों के उदाहरण इस प्रकार है, मतलब समय का पता चला, अवधि का पता चला और जो क्रिया बार बार हो रही है पौनः पुण्यवाचक। इन सभी क्रिया विशेषण उदाहरणों को एक बार हम देख लेते हैं। समय बोधक में क्या क्या है? समय का पता चलेगा, आज, कल, परसों, अब, जब। दूसरा है अवधि बोधक, कितना समय लगा क्रिया को होने में, हमेशा, लगातार, सदैव, ये अवधि बोधक है। और पौनः पुण्यवाचक, मतलब क्रिया क्या रोज हो रही है या लगातार हो रही है। तो इस स्थिति में जो जो शब्द आते हैं क्रिया विशेषण के, क्या क्या है? प्रतिदिन, बहुधा, बार बार, पुनः पुनः, ये सारे जो शब्द हैं ये किसके उदाहरण है? पौनः पुण्यवाचक के, कालवाचक विशेषण के ये उपभेद हुए। अब हम जो अगला भेद है उसे देखते हैं, क्या है? परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, इसे देखते हैं। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण का पता चला, कितनी मात्रा में क्रिया हुई, नाप तोल जिसे हम कहते हैं, वो उसका पता चलता है, परिमाण का। जैसे उतना, जितना, थोड़ा, बहुत, ये सभी उदाहरण है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के। राम थोड़ा बोलता है, राम बोलता है, लेकिन जब हम प्रश्न करेंगे कितना या कितनी से, क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। यही इसकी पहचान है। तो राम बोलता है, कितना बोलता है? थोड़ा बोलता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी उपभेद हैं। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्त बोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक, ये सभी भेद हैं। किसके भेद हैं? परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद है। 5 है। अधिकता मतलब जिसमें अधिक मात्रा का बोध हो, जैसे बहुत, अधिक। न्यूनता मतलब कम मात्रा, जैसे कुछ, लगभग। पर्याप्त बोधक कि इतना काफी है, पर्याप्त है, तो केवल, बस। तुलनावाचक जिससे तुलना का, अधिक, कम, इतना। श्रेणीवाचक थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, बारी बारी, ये सारे शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। आगे जो आखिरी भेद है अर्थ के आधार पर, उसे हम देखते हैं। रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या है? रीति का अर्थ क्या होता है? ढंग, तरीका, विधि। तो जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के तरीके का पता चलता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या है इसके उदाहरण? इसे एक वाक्य से हम समझते हैं। मैं उसे भली भांति जानता हूं। जब हम प्रश्न करेंगे कि कैसे जानता हूं, किस प्रकार जानता हूं, तो जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण का ही उदाहरण होगा। ये पहचान है रीतिवाचक क्रिया विशेषण की। तो मैं उसे भली भांति जानता हूं। राम ने उसे बुरी तरह पीटा। पीटा तो है, पीटने की क्रिया हुई है, लेकिन किस तरीके से? बुरी तरीके से। तो बुरी तरह पीटा है, तो यहाँ क्रिया का तरीका पता चल रहा है कि किस तरीके से क्रिया हुई है। अब इसके भी 10 उपभेद है। इन सबके उदाहरण में लेकर आई हूं। आप देखिए, इन सबके उदाहरण लिखे हुए हैं। इसके माध्यम से आप इसे समझ पाएंगे कि रीति में भी 10 भेद है। क्या 10 उपभेद है? एक है प्रकार बोधक, ऐसे, वैसे, जैसे, तैसे। दूसरा है निश्चय बोधक,
अवश्य, सचमुच, जरूर, मतलब प्रकार, पहला है प्रकार, कैसे, किस प्रकार से हुआ। और निश्चय, निश्चित तौर पे, अवश्य, सचमुच, जरूर। अनिश्चय, जिसमें संशय हो, शायद, कदाचित, कदाचित। स्वीकृति बोधक, हाँ जी, जी हाँ, ठीक, सच। कारण बोधक, स्वीकृति के बाद कारण बोधक, मतलब क्रिया किस प्रकार से हुई है, इसके 10 उपभेद है। कारण बोधक, क्यों, क्योंकि, किस लिए। निषेध, निषेध में न की प्रधानता होती है, जैसे कि न, नहीं, मत, ये सभी नकारात्मक शब्द है। अवधारणा बोधक, तो, ही, भी, भर, तक, ये है अवधारणा। और अनुकरण बोधक, गट गट, फटाफट, सटा सट, ये अनुकरण बोधक। आकस्मिकता बोधक, क्या है इसमें, अचानक, सहसा। प्रश्न बोधक, क्यों, कैसे, किस प्रकार। तो ये सारे उदाहरण जो दिए गए हैं, ये रीतिवाचक के जो 10 उपभेद है उनके दिए गए हैं। अब ये जो क्रिया विशेषण के भेद थे उन सभी पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली है। अब आगे हम इन भेदों को, जो 3 आधारों पर थे, इन्हें एक बार हम एक चार्ट के मदद से देख लेते हैं, ताकि आप को क्रिया विशेषण के भेद याद करने में आसानी हो। देखिए, क्रिया विशेषण के भेद, प्रयोग के आधार पर 2 भेद हुए, साधारण क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। और रूप के आधार पे जो भेद है वो देखिए, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। और अर्थ के आधार पर फिर 4 भेद है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। आज की कक्षा में हमने संपूर्ण क्रिया विशेषण विषय को अच्छे से पढ़ लिया है। पूरे विस्तार से आज की कक्षा में हमने क्रिया विशेषण को जान लिया है। आप एक ही कक्षा में एकमात्र इस वीडियो के माध्यम से आप क्रिया विशेषण को आसानी से समझ सकते हैं। आपको किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण की पुस्तकों में इतनी सहज भाषा में क्रिया विशेषण को विस्तार से नहीं समझाया गया है। तो उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगली कक्षा में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।